नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका मेघदूत समाचार में। मित्रों, आज एक बड़े न्यूज़ का विश्लेषण करूंगा। दरअसल 35 देशों ने अपने इंटरनेशनल ट्रेड को इंडियन करेंसी में करने की इच्छा व्यक्त की है भारत सरकार से। कईयों को संदेह है कि भारत ऐसा कैसे कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है, चीन भारत से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब चीन ऐसा नहीं कर पाया तो फिर भारत कैसे कर पाएगा? तो फिर ऐसे लोगों के इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आखिर अमेरिका ऐसा कैसे कर पाया। वर्तमान समय में दुनिया भर में जितने भी फॉरेन रिजर्व अमाउंट हैं, उसका 59% हिस्सा अकेले यूएस डॉलर का है। तो फिर बड़ा प्रश्न यही है कि अमेरिका ऐसा कैसे कर पाया। इसके लिए हमें सबसे पहले इतिहास को समझना पड़ेगा। दरअसल 1914 में पहली बार डॉलर प्रिंट किया गया। उसके बाद में विश्व युद्ध शुरू हो गया। लगातार 2 विश्व युद्ध हुए। उसमें क्या हुआ कि दुनिया भर के देश जो अमेरिका के साथी थे, अमेरिका से भर भर कर हथियार खरीदे। अब इसमें बड़ी बात यह थी कि पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिस तरीके से आज वर्तमान समय में मैकेनिज्म है। यानी कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करने जाते हैं, भारत को रसिया से अगर तेल खरीदना है तो भारत सबसे पहले यूएस डॉलर लेता है, खरीदता है इंटरनेशनल मार्केट से, और उसके बाद में वो जा करके रशिया को देता है, और इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म पहले नहीं था। पहले क्या होता था, अगर ब्रिटेन अमेरिका से हथियार खरीदने जाता था तो फिर उसके बदले में ब्रिटेन अमेरिका को गोल्ड देता था। यही तरीका था इंटरनेशनल ट्रेड करने का। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन सारे देशों के गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगे। तो फिर ये देश सकते में आए कि भाई हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे गोल्ड रिजर्व बचे रहें। इसकी वजह से 1 जुलाई 1944 को 44 देश मिल करके एक मीटिंग करते हैं, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। ये वाशिंगटन में हुआ, और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद में ही IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट किया गया कि अब ये 44 देश मिल करके जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे उसे यूएस डॉलर में करेंगे, जिससे उनके गोल्ड रिजर्व बचे रहें। इसके बाद से ही इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की एंट्री हुई। लेकिन अगर यूएस डॉलर इतना अच्छा काम कर रहा है तो फिर यूएस डॉलर को क्यों रिप्लेस करने की बात हो रही है? इसकी 2 मुख्य वजह है। पहला कारण यह है कि अमेरिका ने खुद कई सारे देशों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं कि अब उनके इस यूएस डॉलर का उपयोग वो नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे कि रसिया पर इन्होंने अभी ये प्रतिबंध लगा दिया है यूक्रेन से युद्ध करने के बाद में, और इसी तरीके के प्रतिबंध ईरान पर भी लगाते हैं, कई अन्य देशों पर भी लगाए हैं। तो फिर वो देश जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, वो देश यूएस डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। दूसरा, वो देश हैं जो इतने अल्प विकसित हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खुद बना भी नहीं पाते हैं, उन्हें दूसरे देश ला करके देते हैं। तो ऐसे देशों का जो फॉरेन रिजर्व अमाउंट होता है वो खर्च हो जाता है, और उनके पास नाम मात्र फॉरेन रिजर्व अमाउंट रहता है। तो ऐसे देश भी यूएस डॉलर उनके लिए महंगा पड़ता है, वो नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो ये 2 मुख्य वजह है जिसकी वजह से जो कुछ देश हैं वो यूएस डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं। फिर बड़ी बात यह आती है कि चीन, जो कि इतना बड़ा देश है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, आखिर उसने भी तो कोशिश की होगी। बिल्कुल कोशिश की। दरअसल चीन ने अमेरिका के यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश की युआन से, और इसके लिए उसने अपने युआन को इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए दूसरे देशों पर दबाव भी डाला। लेकिन अमेरिका दाल में नमक खाता था, काम वही करता था, लेकिन अमेरिका सिर्फ दाल में नमक खाता था और चीन पूरी की पूरी दाल ही पी जाता था। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड को समझिए। किसी भी देश की आवश्यकता होती है कि उसकी जितनी भी ज़रूरतें हों उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हों। यानी कि हमारे देश की जितनी भी ज़रूरतें हों, अगर हम उसकी पूर्ति अपने देश में ही कर लेते हैं तो हम विकसित देश हैं। और अगर हम अपने देश की ज़रूरतों को बाहर से इंपोर्ट करके करते हैं, पूर्ति करते हैं, तो फिर वो हम विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आएंगे, हमको कहा जाएगा हम अल्प विकसित हैं। चीन अपने सामान को दूसरे देशों में डंप करता है, और इसकी वजह से दूसरे देशों की इंडस्ट्रीज दम तोड़ देती हैं। अब इस तरीके से अगर चीन का किसी दूसरे के साथ संबंध है तो जाहिर सी बात है वो देश तो गर्त में गया। इस वजह से उन देशों के पास में ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसे देश लगातार इंपोर्ट करते करते जर जोरू जमीन तीनों से जाते थे। फिलहाल के लिए जोरू को छोड़ देते हैं, लेकिन ज़मीन तो उनकी जानी ही जानी तय होती थी। जैसे कि श्रीलंका की गई पाकिस्तान की जाने की कगार पर है, ठीक उसी तरीके से कई देशों के साथ होता था। इस वजह से चीन उनके लिए एक मुसीबत बन जाता था, और ऐसे देश इस वजह से चीन के युआन को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ नहीं कर सकते थे। इसके पीछे भी मुख्य 2 वजह थी। पहली वजह थी कि बहुत बड़ी तादाद है देशों की जो यूएस डॉलर यूज़ करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो जाहिर सी बात है उन देशों के साथ ट्रेड करने में युआन की कोई वैल्यू नहीं है।
फिर बात आती है कि जो देश युआन को यूज़ करना चाहें उनके लिए भी बड़ी मुसीबत ये थी कि चीन इतना रिलायबल पार्टनर नहीं था। चीन अपने युआन को थोड़ा सा डीवैल्यूएट कर देता था। अब ये करने से जो देश कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको घाटा हो जाता है। जब युआन की वैल्यू डीवैल्यूएट होगी तो फिर वो देश जो कुछ बेच रहे हैं उनको कम फ़ायदा होगा। जो देश कुछ खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो देश बेच रहे हैं उनकी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, उन देशों की कमाई नहीं हो पाएगी और फिर सस्ते दाम पे जब चीन बेचेगा कोई सामान तो उनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये उन देशों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। ऐसे में ये देश युआन को कम वैल्यू देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अब एंट्री होती है यहीं पर भारत की। दरअसल आज का जो समय है उस समय पर डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है ये उन देशों के लिए जो विकास कर रहे हैं और अपने को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उन देशों के लिए यूएस डॉलर को अडॉप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिर भारत किस तरीके से मुफीद होता है? दरअसल जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर भारत के सिर्फ 25% लोग एक वर्ष में घूमने जाते हैं बाहर, तो मान लीजिए आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश घूमने जा रहा है बाहर। अगर उसका 5% भी हिस्सेदारी किसी भी एक देश को मिल गया तो जाहिर सी बात है विदेशी पैसा तो उनके देश में जाएगा ही जाएगा, और जिससे वो बाहर की कोई भी चीज़ें खरीद पाएंगे। तो एक सबसे बड़ा पार्ट है भारत की बड़ी आबादी। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य विषय है कि भारत अभी विकसित नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी भारत अपनी ज़रूरतों की कई सारी चीज़ें खरीदता है। इसकी वजह से दूसरे जो देश हैं वो अपने एक्सपोर्ट यूनिट को इस तरीके से बढ़ा करके और एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत को। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, कितना बड़ा मार्केट है, हमारी इतनी ज़रूरतें हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे कई सारी चीज़ें, और इसकी वजह से भारत के साथ संबंध इस्टेब्लिश करने से उन देशों की इंडस्ट्रीज़ खत्म नहीं होने वाली हैं, ये बात तो तय है। और भारत में जो डेटा होता है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट होता है। चीन की तरह ऐसा नहीं होता है कि भारत में ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जिस तरीके से चीन करता है। तो फिर इस मुद्दे पर भी वो देश सहमत होते हैं, इसलिए भारत की स्थिति चीन के मुकाबले काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होती है। बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में जो दो खेमे हैं, एक अमेरिका और एक रूस, उन देशों के बीच में जो मतभेद हैं उसका भी लाभ भारत को मिलता है। कई सारे देशों की तादाद बढ़ रही है जो देश अमेरिका से प्रतिबंधित हैं, और कई ऐसे देश हैं जो कि इस यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से उनके देश की माली हालत ख़राब है, वो यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, दुनिया भर में होने वाले ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में भारत के यूपीआई की हिस्सेदारी 40% है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए तो हमारे देश में करीब 46 करोड़ जनधन खाते नए खोले गए पिछले 8 सालों में। हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी अब मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी है, यानी कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को मार्ग दिखा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आता है अब कि भारत ऐसा करेगा कैसे, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म सेट करेगा जिससे भारत इन देशों को इंडियन रुपये का एक सिस्टम दे सके जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल जब ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो 2 अकाउंट्स ओपन होते हैं 2 देशों में जो आपस में ट्रेड करना चाहते हैं अपने करेंसी में। जैसे इस समय रूस और इंडिया दोनों देश रूबल मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। तो रूस का अकाउंट जो हमारे देश में खुला है उसको हम कहेंगे वॉस्त्रो अकाउंट, यानी कि ये तुम्हारा खाता है, और उसी खाते के अकाउंट्स की डिटेल्स जो कि रसिया में भी रिकॉर्ड रखी जाएंगी उसे वो कहेगा नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी कि ये हमारा खाता है। तो इन 2 खातों जो कि एक ही खाते होते हैं लेकिन इनके रिकॉर्ड चूंकि दोनों देशों में रहें, इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए वॉस्त्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। यहीं से शुरू होता है इंडियन रुपी और रशियन रूबल के एक मैकेनिज्म का। वर्तमान समय में भारत की कूटनीति और रणनीति इतनी कारगर हो रही है कि न सिर्फ रूस बल्कि श्रीलंका भी इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इच्छुक है। इसके साथ साथ कई सारे देश हैं जो कि इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए मेघदूत समाचार। धन्यवाद।